हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कायनात ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो। लिंक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वेबिनार के लिंक हमें लेट मिले। निम्रा ग्रुप में मैसेज करो। हाँ जी रिमशा, गुड मॉर्निंग। एंजाइटी मैनेजमेंट पे ही हमारा टॉपिक चल रहा था, एंजाइटी पे, उसके टाइप्स पे। मैनेजमेंट वगैरह जो भी इसके सारे ओवरऑल हमने एंजाइटी का पूरा यूनिट देखा था। ठीक है। टाइप्स देखी थी, लेवल्स देखे हैं एंजाइटी के, साइंस एंड सिम्टम्स देखे हैं, डायनामिक्स देखे हैं क्या हैं, इंटरवेंशंस क्या होंगे एंजाइटी की, सिंगल सिंगल हमने देखी है। एंजाइटी के डिसऑर्डर्स देखे हैं कौन कौन से हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कल हमने देखा था। ठीक है, उसकी इंटरवेंशंस देखी थी। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमने स्मेटोफॉर्म में देखे थे। ठीक है। एंजाइटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे उसमें
डिसोसिएटिव हमने डिसऑर्डर देखा था कल। माइल्ड मॉडरेट में क्या क्या होगा, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर देखा था और हाइपोकॉन्ड्रियाज। आज हम देखेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रुप में मैसेज किया। जी अरीज, कैसी हो? हमारा रमशा, कायनात, निमरा ग्रुप में इन्फॉर्म किया जल्दी से ऑनलाइन हो। सिर्फ 6 लोग हो आप। लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेक्चर पहले ही लेट हुआ है और ऊपर से आप लोग ज्वाइन लेट कर रहे हो। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या था कि एंजाइटी इज रिमूव फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस से निकल के विच हेल्प्स पेशेंट टू सर्वाइव एक्सट्रीम इमोशनल पेन। कॉन्शियस लेवल से रिमूव हो जाती है एंजाइटी जो है, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम पेन होती है ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से पेशेंट गुजर रहा होता है, वो जरा कम हो जाता है। डिसरप्शन हो जाती है इन द यूजुअली इंटेग्रेटेड फंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड परसेप्शन। और उसकी जो वो है कॉन्शियसनेस से निकलने की वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। उसकी मेमोरी, आइडेंटिटी और परसेप्शन वगैरह थोड़ा सा बेहतर होता है पेशेंट। लेकिन अब देखो कि कॉन्शियसनेस से निकल गई है, कॉन्शियस लेवल से निकल गई है, लेकिन अनकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगी। अब उससे क्या होगा कि जब कभी भी उसका वो पॉइंट ट्रिगर होगा तो वो उसके पहले वाले इमोशंस भी हैवी होके आएंगे। पहले वाली भी वो उसकी एंजाइटी जो है, वो जो उसके दिमाग में वो जो उसका ट्रॉमा था, वो जब आएगा तो वो फिर उसके ऊपर हैवी होगा ज्यादा, और ज्यादा बड़ा अटैक करेगा। फिर उसके बाद है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर होगा। इसमें क्या होगा, आउटसाइड देयर माइंड एंड बॉडी। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर में क्या होगा, आउटसाइड देयर माइंड, उसके माइंड से आउटसाइड पे होगा और बॉडी से आउटसाइड होगा। डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है ये क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी है। डिसएसोसिएटिव फ्यूग होगा। इसमें क्या होगा कि ट्रैवल अवे फ्रॉम द होम एंड इनएबिलिटी टू रिमेम्बर द पास्ट। मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमारी लंबी वो हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि ये लोग क्या करते हैं कि जिन जो इस स्टेज पे आते हैं वो क्या, उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ, कि वो अपनी अपने अपने बारे में भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और वो घर वगैरह छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं और वापस भी नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा घर कहाँ पे है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या था, दो और दो से ज्यादा आइडेंटिटीज और पर्सनालिटीज के बारे में लोग बताते हैं कि मेरे अंदर ये भी बीमार, मैं मेरे अंदर ये भी पर्सनालिटी है, ये भी है, ये भी है। और वो इसको स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहा जाता है। माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और स्वेयर होती है। जो माइल्ड है उसमें क्या होगा, डिसोसिएटिव स्टेट जो है, ये डे ड्रीमिंग होती है, दिन में लोगों को ख्याल आते हैं, लोग दिन में ख्वाब देखते हैं, यानी कि वो अपनी हलुसिनेशन में, अपनी डिल्यूजन्स में हर वक्त रहते हैं। मॉडरेट में डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिसोसिएटिव एमनीजिया हो जाता है। और जो स्वेयर स्टेज है उसमें डिसोसिएटिव फ्यूग होगा। पहले में सिर्फ डे ड्रीमिंग है, उसको डे में अपने ख्यालात आते हैं, डे में वो अजीब अजीब ख्वाब देखता है, और खुली आंखों से भी कह सकते हैं इसके बारे में। और मॉडरेट में क्या होगा, फिर उसे उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। और स्वेयर में क्या होता है कि वो अपने घर से चला जाता है और उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उसकी मेमोरी लॉस हुई होती है इतनी ज्यादा कि वो वापस भी नहीं आ पाता, वो लॉस्ट हो जाता है। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में क्या था, लॉस ऑफ वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शन। जो वॉलंटरी और मोटर और जो सेंसरी फंक्शंस हैं वो इसके अंदर लॉस कर जाते हैं। दैट अपियर्स टू रिप्रेजेंट फिजियोलॉजिक पैथोलॉजी। ठीक है, मोटर सिस्टम, क्योंकि वॉलंटरी जो मोटर सिस्टम है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और वो डिस्टर्ब हुआ, उसका फंक्शन लॉस हुआ, तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी हो गई है। बट इंस्टेड रिलेटेड
और इसके साथ क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और नीड जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें सिम्टम्स फॉलो अ greatly distressing event or experience to defense against intrapsychic anxiety. सिम्टम्स में क्या है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो डिस्ट्रेस फील करेगा, डिस्ट्रेस इवेंट्स फील करेगा और एक्सपीरियंस करेगा डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासाइकिक एंजाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद है लाबेले इंडिफरेंस क्या है, इसमें क्लाइंट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय देयर ड्रामेटिक सिम्टम्स। इसमें पेशेंट जो है वो अपने ड्रामेटिक जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। और क्लाइंट फियर एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, हाइपोकॉन्ड्रियाज में क्या है, क्लाइंट फियर दैट दे हैव अ सीरियस डिजीज डिस्पाइट नो सिम्टम, नो सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी और अदर रीजंस फॉर थिंकिंग सो। अब हाइपोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें क्या होगा कि क्लाइंट फील करेगा, उसको फियर होगा कि उसको कोई सीरियस डिजीज है डिस्पाइट नो सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी से, जिसकी कोई खास पैथोलॉजी भी नहीं है और अदर रीजंस भी नहीं है। इसके अलावा हाइपर विजिलेंस में क्या है, मिस इंटरप्रेट और ओवर रिएक्ट्स टू द फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स। जो हाइपर विजिलेंस है, इसमें क्या होगा कि वो मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर देगा, चीजों को बेवजह का घुमाने फिराने लग जाएगा, बेवजह के मायने देने लग जाएगा, बातों का बेवजह का मतलब देगा और ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देगा फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर। और प्री प्री ऑक्यूपेशन होती है विद बॉडीली डिस्ट्रेस एंड नीड फॉर अदर्स अटेंशन। और माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहता है हर वक्त बॉडीली डिस्ट्रेस के लिए, कि वो ये महसूस करता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रेस में है और उसको नीड होती है दूसरों की अटेंशन की हर वक्त। यानी कि ऐसी बीमारी शो करेगा, मुझे मुझे ये है, मुझे वो है। अटेंशन सीकर होता है, अटेंशन लेने के लिए अपने आप को बीमार शो करता है। डिसरप्ट सोशल रिलेशनशिप्स, और सोशल रिलेशनशिप्स जो है उनको खराब करता है। अनअवेयर ऑफ देयर एंजाइटी और डिप्रेशन, और उसे अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन का नहीं पता होता किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसमें क्या है, एक्सट्रीमली self conscious about the imagined defects in appearance। ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है कि इसमें एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस होता है बंदा, एक्सट्रीम कॉन्शियस होता है अपने बारे में, अबाउट द इमेजिन डिफेक्ट्स। उसे ये लगता है कि मेरे बारे में जो डिफेक्ट्स लोगों को नजर आ रहे हैं, मेरी अपीयरेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, भले कोई एक्चुअल ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ये महसूस करता है कि मेरे अंदर बहुत डिफेक्ट्स हैं और वो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। थिंकिंग दैट अदर्स नोटिस द इमेजिन फ्लो, और वो ये समझता है कि उसके बारे में, उसके उसके बारे में जो इमेजिन किया जाता है या जो उसका इमेज बना हुआ है, लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और सोचते हैं, नोटिस करते हैं। रिट्रीट फ्रॉम द यूजुअल एक्टिविटीज, सोशल आइसोलेटेड, decreased academic and occupational functions और इवन हाउस बॉन्ड। ऐसे लोग जो होते हैं वो रिट्रीट करते हैं खुद को, कैसे, कि यूजुअल जो एक्टिविटीज हैं उसमें से निकाल कर खुद को बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं सारा वक्त, लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इसके अलावा एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और इवन हाउस बॉन्ड हो जाता है पेशेंट। स्वेयर केसेस में क्या होगा कि पेशेंट सुसाइड कर लेता है, यही सोच सोच के कि मेरे बारे में लोगों का इमेज गलत है, मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी फिजिक कैसी है, मेरी बॉडी कैसी है, इस तरह की बातों पे। अच्छा, कंक्लूजन हम इसका क्या लेते हैं। सबसे पहले
ये जो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आपको समझ आइए, इससे रिलेटेड आपने कभी कोई पेशेंट देखा है या सुना है इस तरह की सिचुएशन में? जी। हाँ जी, निम्रा, मारा, मुबीन। ठीक है, गुड, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया। तो अटेंडेंस कितने हो गए? अभी भी स्टिल 9 अटेंडेंस हैं। अच्छा। मुझे बताओ कि इस तरह के कभी कोई केसेस आपके सामने आए हैं, या आपने कभी कोई रिलेटिव्स में या मोहल्ले में या कभी किसी से सुना हो इस तरह के केसेस के बारे में? सेल्फ कॉन्शियस के बारे में, स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में कभी किसी मूवी में देखा हो? कन्वर्जन डिसऑर्डर में लॉस ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शंस हो गया हो? जी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में? हाँ जी, पार्टिसिपेट करो। कभी कोई केसेस आपके सामने आए हैं, देखने में आए हैं? गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। उस तरह से नहीं था, लेकिन ठीक है, कह सकते हैं। तेरे नाम में भी, तेरे नाम में क्या था? तेरे नाम में तो उसको ब्रेन इंजरी हुई थी, स्वेयर। ठीक है। स्वेयर ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी उसका एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हुए थे। हाउसफुल 3 में क्या था? वो जो स्लीप वॉकिंग वाला था। हाउसफुल 3 में क्या था मीरब? और इसके अलावा? स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ बताओ ना कि ये वाला केस हमने नोटिस किया है या कभी सुना है, या किसी ऐसे मोहल्ले में सुना होता है किसी को कि अच्छा उसके बच्चे के साथ ये हो गया, बड़ा दुख हुआ, ये वो। तो इस तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से ही, जो लड़के होते हैं वो अपने माँ बाप को, अपनी माँ को मारना शुरू कर देते हैं, और पैसों के पीछे और इस तरह से। और बहुत ज्यादा घर में लड़ाई और मार कुटाई होती है, और एक दिन वो घर छोड़ के चला जाता है। पता लगता है जी वो पागल हो गया, वो खिसक गया। इस तरह के केसेस भी आते हैं। सही। अक्षय को स्प्लिट पर्सनालिटी वाला सीन था, हाँ उसको था। उसको वो एकदम से वो हो जाता था ना। ठीक है मीरब। और इसके अलावा? हाइपोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, जैसे कि हाइपर विजिलेंस होगा,
मिस इंटरप्रेट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स पे। ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड होगा माइंड उसका बॉडीली डिस्ट्रेस के लिए। ठीक है। और अटेंशन अटेंशन सीकर आपने देखे होंगे। अटेंशन सीकर कभी कभी अपने आसपास आपने देखे हैं, जो कि अपने सिर्फ सर दर्द को बढ़ा के ये कहें कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार भी है, और फिर वैसे बॉडी के एक्शन भी शुरू हो जाए। या किसी को, और वो नेचुरली वो कर रहे होते हैं, नॉर्मल वो कर रहे होते हैं। ये नहीं कि दिखाने के लिए या सुनाने के लिए, या वक्ती तौर पे आपके सामने मुंह बना लिया और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, नहीं। वो सही तरह से उस टाइम को वो जी रहे होते हैं। नहीं, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, या है ठीक, और ना छुट्टी लेने के लिए, या फिर इस तरह से कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी बहाने से अपने आप को भी बीमार शो करवाना। ठीक है। या फिर जानबूझ के लेट जाना, और जैसे ही देखना रूम में कोई आ रहा है, रूममेट्स, बाकी रूममेट्स अंदर आ रही हैं, तो बार बार थर्मामीटर शेक कर करके लगाना कि बाकियों को भी पता लगे मुझे बुखार हो रहा है। और जब जैसे ही किसी को पता लगा बुखार है, तो फौरन से ही दिल को ठंडक पहुंच गई, हाँ जी लोगों को पता लग गया, मेरा बार बार पता करने आएंगे। हाँ जी, यस मैम ना करो ना, बताओ भी ना, पार्टिसिपेट भी करो क्लास में। कंक्लूजन इसका ये है कि डिफ्यूज एप्रीहेंशन होगी, सब्जेक्टिव और वेग अनसर्टेनिटी होगी, हेल्पलेसनेस होगी। ठीक है। और इसके अलावा लेवल जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और पैनिक होंगे इसके। और रिस्पॉन्सेज इसके फिजियोलॉजिकल होंगे, बिहेवियरल होंगे, कॉग्निटिव होंगे और इफेक्टिव होंगे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में इसके मल्टीपल थ्रेट्स होंगे, मल्टीपल होंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें थ्रेट टू फिजिकल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ एस्टीम होगा। अडेप्टेशन में अडेप्टेशन में कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज होंगी, कोपिंग में प्रॉब्लम आएगी। और एंजाइटी इज वेरी रियल एंड सीरियस येट ट्रीटेबल डिसऑर्डर। ठीक है। उस वक्त तक रियल होती है और सीरियस होती है जब तक वो ट्रीटेबल होती है। ठीक है। या जब तक उसको ट्रीट नहीं किया गया। अटेंशन सीकिंग के लिए समटाइम्स लोग माइनर सेल्फ हार्म भी करते हैं। ठीक है। होता है अटेंशन, इस सेंस में लोग अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं कि अगर मेरी बात को या मुझे ये हल्के में ले रहे हैं, तो अगर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा तो इन्हें अंदाजा होगा कि मैं सीरियस हूँ, और मेरी बात भी ठीक है। मुझे ये लोग गलत समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। जब तक अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक इन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं करना। तो अटेंशन लेने के लिए, अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए लोग इस तरह से करते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लव बर्ड्स हैं, अगर यकीन नहीं करे घर वाले कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, उसकी उससे होना जरूरी है, या उसको उसको वो अपनी जिंदगी में वो लाइफ पार्टनर चाहिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो वो एक ऐसे स्टेज पे आ गया होता डायलॉग मार के कि उसको वो फिर अपना डायलॉग पूरा करना पड़ता है, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो उस बेचारे को फिर वहां पे अपनी बात पूरी कराने के लिए ये एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। तो वो बेसिकली वो भी अटेंशन सीकिंग ही। ठीक है। है वो अटेंशन सीख करने के लिए। ठीक है।
ठीक है, क्लियर हो गया आपको अपना क्वेश्चन? अच्छा, एंजाइटी जो है वो, एंजाइटी में अडेप्टेशन में क्या आता है, कोपिंग करने की कोशिश करते हैं। और एंजाइटी जो है वेरी रियल होती है और सीरियस होती है। और जब तक वो ट्रीटेबल डिसऑर्डर हो। ठीक है। कंक्लूजन सेकंड हमने क्या निकाला है कि इंटरवेंशन में आईपीआर है, सेल्फ अवेयरनेस है, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट है, मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट है, इनकरेजिंग एक्टिविटी है, मेडिकेशन है और लर्निंग न्यू वेज टू कोप विद स्ट्रेस है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जब ओवरऑल अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं और ओवरऑल हम एंजाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने इंटरवेंशन में फाइनल जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को अपने वीकनेस और सॉरी, जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं या पेशेंट्स हैं, इंटरवेंशन में उनको अपने ही सेल्फ अवेयरनेस का पता होना बहुत जरूरी है। मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी क्या वजह है। इंटरवेंशंस में सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? जी। आ जाएगी आवाज। आप अपनी जगह चेंज करके देखो। सेल्फ अवेयरनेस इंटरवेंशंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी हो सकती है, नर्सिस के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। इंटरवेंशंस में इंटरपर्सनल रिलेशंस आईपीआर में आएगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस। सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, टाइम थोड़ा रह गया। रीच करिए, उसे पता होना चाहिए कि जो भी काम है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। ओके, ठीक है। अरे जी, इसमें सेल्फ अवेयरनेस कैसे आ गई? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सेल्फ अवेयरनेस कैसे आ गई? सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है और रोल क्या है सेल्फ अवेयरनेस का? ये तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ गई ना, इंटरवेंशन से रिलेटेड आ गई कि जो उसको ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दी जा रही है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये तो ओवरऑल अवेयरनेस की बात आ गई ना। ए मंजवेरिया क्या? जी जी, रिप्लाई करो मेरे क्वेश्चन का जो मैंने पूछा हुआ। सेल्फ अवेयरनेस का रोल क्या है इंटरवेंशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? हरीश कह रही है कि मैम इस तरह से कि जब उसे पता ही नहीं कि होगा कि ये जो भी है उसके मेरे खुद पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है एंजाइटी में
कि उसको खुद को पता हो कि मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मैं अपनी एंजाइटी पे किस तरह से काबू पा सकता हूँ और उसको पता हो कि मैं किस मसले से गुजर रहा हूँ। सेल्फ अवेयर होगा खुद के लिए। अच्छा ठीक है अरीज, आपका आपका जो नजरिया है, जिस पॉइंट से आप कह रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपको जब अपने बारे में खुद नहीं पता, अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि वो एंजाइटी को ओवरकम कर सके। ठीक है। अगर पेशेंट को पता है अपने बारे में कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है, मैं क्यों इतना ज्यादा एंजाइटी मुझे ही क्यों होती है, उसे अपने इमोशंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। उसने उसे अपनी थिंकिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए और उसे अपने जज्बात पे काबू पाना आना चाहिए। उसे ये पता हो, वो उसे डिफरेंशिएट वो कर सके कि बाकी लोग तो इस बारे में सिर्फ इतना सा सोचते हैं और मुझे देखो मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ। लोग मैं बैठे बिठाए राई का पहाड़ बना लेता हूँ। मैं छोटी सी बात को कितना बढ़ा देता हूँ। मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें बना देता हूँ बेवजह। तो इस तरह की उसको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर बात जो है वो जितनी छोटी है, या मेरे इमोशंस जो ओवर इमोशंस हैं, मैं उन्हें कंट्रोल करूँ। मेरा जो ओवर फियर है या फोबिया है, मैं उसे कंट्रोल करूँ। जनरलाइज्ड एंजाइटी से अवॉइड करूँ। और उसकी वीकनेस क्या है, किस बात से वो ट्रिगर होता है, कौन सी ऐसी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी बेस पे वो चीजों पे काबू पा सकता है। ठीक है। मैंने इन कह रही यस मैम, उसको पता हो कि उसके किसी भी एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। अच्छा। और ईज कह रही है कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। हाँ जी। स्ट्रेंथ का पता होना तो बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ की बेस पे ही तो आप अपने सब चीजों पे काबू पाते हो। ठीक है। और दूसरा, आपको जो है वो, मैंने उस दिन क्या बताया था कि अपने फियर पे काबू पाना है, तो ही आप आगे जाके लाइफ में कामयाब होगे। ठीक है। प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स जो है वो भी इंटरवेंशन है। प्रोटेक्ट किस वे में करना है हमने पेशेंट्स को? प्रोटेक्शन हमने किस सेंस में देनी है पेशेंट्स को? यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या क्या है? प्रोटेक्टिंग द पेशेंट शुड बी डोमिनेंट ओवर आर फियर्स एंड एंजाइटी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने फोर्थ ईयर को पढ़ाया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन रखना, सीक्रेट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। डिस्क्लोज नहीं करना। अगर आपके साथ कोई अगर अपनी बात को शेयर कर लेता है अपने उस सिचुएशन में, जब उसको कोई प्रॉब्लम है या वो किसी सोच में है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ, अगर किसी ने अपना कोई सीक्रेट आपका शेयर किया है तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। और इससे पेशेंट की प्रोटेक्शन कैसे होगी? अगर आप पेशेंट के राज नहीं बताते या उसकी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, तो क्या होगा कि पेशेंट ओवरऑल लोगों की बातों से, प्रॉब्लम से और मेंटली इश्यूज से वो प्रोटेक्टेड रहेगा। फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना है किसी भी सेल्फ हार्म से। सेल्फ हार्म भी यहाँ पे आ जाता है, प्लस जो है वो दूसरे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अटेंडेंट हैं, वो जब पेशेंट कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि अगर पेशेंट बहुत तंग कर रहा है तो वो जान छुड़वाने के लिए जायदाद वगैरह के चक्कर में भी पेशेंट्स को पागल खाने में छोड़ जाते हैं और पीछा नहीं करते कि भी इस बहाने से जायदाद हमारे नाम रहेगी। और कुछ लोग जो है वो जानबूझ के मारने की भी कोशिश करते हैं कि मर जाएगा तो हमारे नाम आ जाएगी जायदाद। इस तरह के इश्यूज भी होते हैं बहुत ज्यादा दुनिया में। और प्रोटेक्शन क्या होगी? उसकी प्रॉब्लम्स को बार बार हाईलाइट नहीं करना। हाँ ठीक है। ठीक है मेरब, सही कह रही हो कि उसको आपने उसका मिसयूज नहीं करना। और इसके अलावा जायदाद वाले केसेस बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। जायदाद वाले केसेस तो मेंटल में भी आप हिस्ट्री लो तो हर दूसरे बंदे का यही इशू निकलता है। जी। कभी कोई केस सुनने में आया इस तरह का जायदाद वाला?
प्रोटेक्शन में ये चीज भी आ जाती है कि अगर कोई ट्रीटेबल एंजाइटी से गुजर रहा है या किसी को आपको लग रहा है कि उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, स्वेयर होती जा रही है, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाए, उसकी इंटरवेंशंस करवाई जाए, उसकी मेडिकेशंस करवाई जाए ताकि वो ठीक हो जाए। तो बेसिकली प्रोटेक्शन में ये भी आ जाता है। अगर आपको पता है कि पेशेंट सेल्फ हार्म में जा सकता है, सुसाइड कर सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा जा सकता है, तो उससे भी हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है। इन मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट, अगर पेशेंट का इन्वायरमेंट हम चेंज कर देते हैं तो वो भी इंटरवेंशंस में हेल्प करता है। जैसे कि अगर एक पेशेंट जो है, इन्वायरमेंट चेंज ज्यादातर किन लोगों का करना पड़ता है, इन्वायरमेंट किस तरह से रोल प्ले करेगा? एनवायरनमेंट का क्या रोल है? एनवायरनमेंट चेंज किन लोगों के लिए ज्यादातर किया जाएगा या उसका क्या इफेक्ट आएगा? एक्चुअली आजकल हम ले रहे हैं मोबाइल्स पे क्लासेस, और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर नहीं करती। स्लाइड शेयर मीन्स स्क्रीन शेयर जो हम लोग करते थे ना, मैं आपको वीडियोस वगैरह दिखा देती थी। कॉलेज बंद है तो आजकल हम मोबाइल्स पे या सिस्टम्स पे वैसे लेक्चर ले रहे हैं, तो वो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आता। वीडियोस में आएगा क्या ऐड न्यू वीडियो? नहीं। वरना इसकी हम कोई एग्जांपल्स वगैरह अभी देख लेते। मीन्स अच्छा, रिमशा करिए, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर रखा जाए, ठीक है, काम पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल, हाँ हाँ ठीक है। बेसिकली ठीक है, आप सब ठीक कह रहे हो। बाजुकात मूड चेंज हो जाता है जब हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, तो मूड चेंज हो जाता है। और मूड, जब मूड चेंज हो जाए तो उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसलिए मूड चेंज, इसलिए एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो जिस एनवायरनमेंट में पहले रह रहे होते हैं, वही उसको उदासी और मायूसी और होपलेसनेस देता है। और जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है तो पेशेंट अपने आप में बेहतर फील करता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स में जाके जब उसे ये पता लगता है, उसे ये फील होता है कि मैं भी जी सकता हूँ, मुझे भी हक है, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स जब उसके अंदर डेवलप होती हैं, और जब वो लोगों में देखता है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों में रहता है, तो उसे एहसास होता है कि मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है, लोग तो बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो वो उसमें जीने की उम्मीद जागती है और ठीक होने की एक उम्मीद जागती है। तो उससे वो काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी जॉन अब्राहम की। उसमें ये था कि उसको कैंसर था और उसको अचानक ही पता लगता है कि उसे कैंसर है। ठीक है। और उस कैंसर की वजह से वो क्या करता है कि एक दिन उसको पता लगता है कि एक फलानी जगह है और हिल स्टेशन है, और वहां पे बड़ा सुकून है, और वो लोग इलाज करते हैं कैंसर के लिए। और जो लोग इस तरह की जो एंड लाइफ स्टेज वाली जो डिजीजेज हैं, उनमें वो लोगों को अपने पास बुलाते हैं और वहां पे वो जहनी सुकून देते हैं कि जब मरना ही है तो वो सुकून से मरे। ठीक है। तो वो उसकी एड देखता है तो वो क्या करता है कि वो अपना सारा, अपनी अपनी बीवी को और सबको छोड़ के, बीवी होती है उसकी जो, उसको छोड़ के वो चोरी वहां चला जाता है। और किसी को नहीं बताता ताकि किसी को मेरी बीमारी से तकलीफ ना हो। उसको कैंसर होता है। तो वो वहां जाके रहना शुरू कर देता है, और वहां पे जब वो जाता है, लोगों को देखता है, तो उसे पता लगता है कि लोग कैसी कैसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अलग अलग तकलीफों के लोग होते हैं। तो वहां पे वो काफी सारी ऐसे लोगों को मिलता है जिनकी अपनी फैंटेसी होती है, अपनी दुनिया होती है। और लोग जो है, लोगों को बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर उसे एहसास होता है कि भी मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एंड एंड उसका कंक्लूजन ये था कि जब वो वहां से एक दिन वो इतना ज्यादा
पहले वो इतना ज्यादा होपलेस होता है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा होता, ठीक ही नहीं हो रहा होता। और एक दिन जब वो वहां से निकलता है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो होपफुल होके निकलता है, और वो अपनी लाइफ में जो चीजें नहीं की होती वो करना चाहता है, और वो करने की चाह रखता है कि मैं आगे, कि अब जो मेरी जिंदगी बच गई है, जो काम मैंने नहीं किए मैं वो करूंगा। ठीक है। तो एनवायरनमेंट चेंज करने का ये भी इफेक्ट होता है। और दूसरा ये मेडिटेशन थेरेपी में भी आ जाता है। कुछ मेडिटेशंस की जाती हैं माइंड को चेंज करने के लिए, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उससे जो है वो पेशेंट जो है वो अच्छा फील करता है और जहनी सुकून महसूस करता है। जैसे ग्रीनरी में चले जाना। अगर पेशेंट ये पूछता है कि मुझे, कि आपको ऐसी क्या चीजें हैं जिनको देखने से आपका मूड अच्छा होता है, पेशेंट से ये क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो कहता है जब मैं ग्रीनरी देखता हूँ, या जब मैं अकेला बैठता हूँ, जब मैं पानी का शोर सुनता हूँ, या जब मैं तो अकेले में बैठ के मुझे सुकून मिलता है, होते हैं। अब जैसे जब मैं दुनिया की, मैं आपको अपना बताती हूँ, जब मैं दुनिया की के शोर शराबे से और लाइफ की रवानगी से, लाइफ की रफ्तार से, स्पीड से जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, आवाजार हो जाती हूँ, तब मैं ये विश करती हूँ कि मैं कहीं खामोशी में और अकेले चली जाऊं, कहीं पे, कहीं पे अकेली जाके बैठूं और खामोशी से जो है ना, गुजरते हुए वक्त को महसूस करूं। ठीक है। जब मैं स्पीड से बहुत तंग आ जाती हूँ, हालांकि ये स्पीड हमारी लाइफ का हिस्सा है। रोज सुबह उठना है, तैयार होना है, जल्दी जल्दी ड्यूटी पे आना है, सारा दिन आप लोगों के साथ खपना है, काम शाम करने हैं, खाना है पीना, फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करना है, और रात को और शाम को घर जाना है, रूटीन के हिसाब से काम वाम करने हैं, और सो जाना है, फिर सुबह उठ जाना है। इस दौरान कोई कोई भी चीज करने वाली है अपनी रूटीन लाइफ की, वो करनी है। अदरवाइज सब चीजें वीकेंड पे पेंडिंग करके, वीकेंड पे फेंक के बस लगे रहना कामों में। जब इन सारी चीजों से एक वक्त आता है जब आवाजार हो जाती हूँ मैं, मेरा ख्याल है नॉर्मली आप लोग भी ये सोचते होगे, हाय एग्जाम एग्जाम एग्जाम, हाय क्लासेस क्लासेस क्लासेस, जब क्लासेस सब चीजें खत्म होगी तो दिल करता है कहीं दूर निकल जाए। बेसिकली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फॉरेन कंट्रीज में वीकेंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। वीकेंड पे लोग बहुत ज्यादा आउटिंग को और घूमने फिरने को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया, उनकी लाइफ का हिस्सा है, और उनका, उनकी एजुकेशन का या उनकी ट्रीटमेंट का ये हिस्सा है कि उनको जो है बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ में इंजॉय जरूर करो। एक वक्त उन्हें ये कहा जाता है कि वीकेंड पे आप लोग अपना स्ट्रेस रिलीज जरूर करो। हर वक्त स्ट्रेस में रहना जरूरी नहीं है, कोई एक दिन पूरे वीक का ऐसा होना चाहिए जब आप माइंड को फ्रेश करो, रिलैक्स करो। आप जैसे, आप लोग वीकेंड पे एक दिन कोशिश करो कि सारे जो है ना थोड़ा सा बाहर घूम आओ, थोड़ा सा खा पी आओ, शॉपिंग कर आओ, थोड़ा सा और कुछ नहीं तो इतने ज्यादा ब्रांड्स हमारे यहाँ पे हैं, और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग कर आओ। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपना एटमॉस्फेयर चेंज करो, उससे भी आप अच्छा फील करते हो, वो जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो अपना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंकरेजिंग एक्टिविटीज दी जाए, जो चीज जो उसके माइंड को इंकरेज करें, और जो है वो जीने की ख्वाहिश पैदा करें, और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। और उससे वो फिर क्या होगा कि वो अपनी लाइफ में इनकरेज होगा कि अब मुझे क्या करना है। जब आप मुख्तलिफ लोगों में जब तक आप कमरे में बंद रहते हो और सिर्फ रूटीन के काम करते हो, तो आप में होपलेसनेस बढ़ती है। लेकिन जब आप लोगों में बैठते हो, डिफरेंट लोगों में इसके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो फिर आपको पता लगता है कि भाई मेरे दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। यानी कि जो मेरा गम है वही सिर्फ नहीं है, दुनिया तो बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजर रही है, और फिर जीने की ख्वाहिश पैदा होती है। मेडिकेशन है इसके अलावा, लर्निंग न्यू वेज टू कोप विद द स्ट्रेस। न्यू न्यू वेज दिए जाते हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि इससे निकलने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आप किन चक्करों में सारा वक्त पड़े हो, आगे बढ़ो जिंदगी में। आप मूव ऑन करो, लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने को। सिर्फ हर वक्त ही जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपने दुख लेके, अपनी तकलीफें लेके बैठे रहो। आगे बढ़ो और जीने की
ख्वाहिश रखो और अपने स्ट्रेस से कोप करने की कोशिश करो। अब जैसे एक रूटीन बन जाती है, अब मैं आपको कहती हूँ कि रोजाना आप बाहर चले जाओ और घूम फिर के आओ, तो रोजाना आप घूम फिर के अपनी अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते। फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करो, अपनी कुकिंग स्ट्रेटजी चेंज करो। ठीक है, कभी रूम में गेट टुगेदर कर लिया, कुछ अच्छा पका लिया, सब मिलके खा ले। ठीक है, गेट टुगेदर हो गया, आपस में बैठ के डिस्कशन कर ली, पोएट्री कर ली, गाने गा लिए, गाने सुन लिए, इकट्ठे बैठ के मूवी देख ली, कोई कॉमेडी मूवी देखी। इस तरह से आपका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और एक्टिविटीज में स्ट्रेस कुपिंग स्ट्रेटेजी जो है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। चलें, आप लोग अटेंडेंस लगवा लो अब। लेक्चर एंड हो गया, और अब हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।